हेलो भाई सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जहां हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल को अप्रोच किया जाए, उससे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कंसेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात आती है तो देखो, पावर की जब भी बात आएगी बच्चों तो बात आएगी एनर्जी की, है ना, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किस एनर्जी की बात होगी, तो यहां आप कहोगे कि वो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो जो डिवाइस है, कौन से डिवाइस, हमारा फ्रिज, हमारा एसी, हमारा टीवी, तो घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो किस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर अगर करंट जा रहा है तभी तो वो वर्किंग है, और करंट जा रहा है तो करंट में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइम के साथ जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसी को हम उस डिवाइस का क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर की डिफिनीशन क्या हो गई, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, है ना। रेट का मतलब ही होता है टाइम के साथ, है ना, या द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो यहां मैं इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनीशन क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। ठीक है, कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्लियर। तो हम कहते हैं ना 100 वाट का बल्ब लगा दो, 20 वाट का बल्ब लगा दो, तो वाट किसकी यूनिट होती है, वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पावर होगा वो डिवाइस उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे घर में लगा हुआ फैन और घर में लगा हुआ एसी, अगर मैं आपसे कहूं दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन ज़्यादा बिजली खाएगा, तो आपको सीधा साधा आंसर आप कहोगे कि सर एसी ज़्यादा बिजली खाता है, इसीलिए एसी का बिल ज़्यादा आता है। तो एसी का इलेक्ट्रिकल बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो टाइम के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसका पावर ज़्यादा है। तो एसी का पावर ज़्यादा है इसीलिए वो टाइम के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए एसी चलाने पर बिल ज़्यादा आता है एज कंपैरिजन टू फैन। तो बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में अगर आपको पावर की डिफिनीशन पूछेगा तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है पावर के फॉर्मूले की। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, ये आप देख पा रहे हो यहाँ, तो एनसीईआरटी में पावर के 3 फॉर्मूले दिखाए गए हैं। ठीक है, पावर 3 फॉर्मूले बताए गए हैं, पावर इजकल टू V इंटू आई, पावर इजकल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इजकल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसके अलावा जो कोई फॉर्मूला होगा तो गलत होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन तीनों के अलावा कोई अगर दूसरा ऑप्शन दे देगा तो वो गलत होगा, क्योंकि पावर के 3 ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पावर के तीनों फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या है, पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ करंट एम्पियर में होना चाहिए, V आपका वोल्टेज में होना चाहिए, और पावर वाट में होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर यहीं वोल्टेज को मैं क्या रख दूं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजकल टू आई आर, तो मैं V की जगह आई आर रख सकता हूं। तो यहां मैंने I इंटू आर रख दिया और ये I, तो 2 I मिलके क्या हो गया, आई स्क्वायर, और एक R बचा, तो ये पावर का एक और फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। ठीक है,
और अगर इसी फॉर्मूले में मैं I की जगह V/R रख दूं, कहाँ से? ओम्स लॉ से, क्योंकि V=IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I=V/R भी लिख सकते हैं। तो मैं I की जगह अगर V/R कर दूं तो ये हो जाएगा V²/R। तो थर्ड फॉर्मूला बन गया V²/R। ठीक है। अब पावर के ये तीनों फॉर्मूले हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि हाँ इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो जो एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में, उसी में से हम सॉल्व करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी ये दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर? चलो, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, तो चाहो तो आप बुक उठाकर देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पहला सर्किट है फर्स्ट पार्ट, और एक दूसरा सर्किट है। ठीक है, दोनों में आपको 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले पार्ट में देखें, ये हो गया 14 का पहला पार्ट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो पहले में बोला है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहला काम क्या करोगे? सर्किट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए अब आपको आना पड़ेगा कहाँ? वापस यहाँ। ठीक है, तो अब आपने सर्किट डायग्राम बनाया, तो सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है कि 6 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, और बैटरी में सीरीज के साथ कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर। तो बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो यहाँ एटलीस्ट आपको 2 सेल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस। ये हो गया 6 वोल्ट। अब इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में 1 ओम का रजिस्टर और 2 ओम का रजिस्टर। ठीक है, हो गया, यही क्वेश्चन में बोला है। और पूछा क्या है कि 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो क्वेश्चन जिसका पूछा है उस पर अंडरलाइन कर लो, यानी कि आपका ये पूछा है कि ये 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका यही है कि फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ठीक है, आप तीनों कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई वो कीजिए जो इजी हो, जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकल जाए। वैसे तो आप तीनों अप्लाई कर सकते हैं, तीनों से आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी मेथड से हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये पता है कि 2 ओम के रजिस्टर का पावर पूछा है, तो इसकी आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, तो आर की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मुझे करंट पता चल जाए कि 2 ओम के रजिस्टर में कितना करंट एंटर कर रहा है, यानी आई की वैल्यू पता चल जाए, तो आई और आर पता हो गया, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और 2 ओम के रजिस्टर का क्या निकाल लूंगा? पावर निकाल लूंगा। ठीक है, तो अगर आप पावर 2 ओम का रजिस्टर का निकाल रहे हैं, तो करंट भी 2 ओम के रजिस्टर में कितना एंटर करेगा वो पता करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस भी कितना रखोगे? 2 ओम। भाई जिसका आप पावर निकाल रहे हो उसी का तो डाटा रखोगे। तो 2 ओम के रजिस्टर का पावर निकालने के लिए 2 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू और 2 ओम में करंट की वैल्यू। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हमको
रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकालनी, यहां हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकालनी। कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू? भैया 2 ओम का पूछा है तो 2 ओम हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमको सिर्फ क्या निकालना, हमको सिर्फ ये निकालना है कि करंट कितना गया। ठीक है, अगर हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा पावर निकल के आ जाएगा। लेकिन आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ओम्स लॉ। ठीक है, तो 2, अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है V = IR। तो V पूरे सर्किट का है 6 वोल्ट, करंट पूरे सर्किट का आएगा, तो रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का रखना होगा। ठीक है, तो ये R इक्विवेलेंट है, यानी कि पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा आप ही बताओ? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, तो दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू है 6, करंट की वैल्यू निकालनी है और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3 ओम। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। कितनी? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये 2 एम्पियर करंट बैटरी से निकलेगा, यही 2 एम्पियर का करंट 1 ओम में जाएगा और यही 2 एम्पियर का करंट 2 ओम में जाएगा। ठीक है, अब आप इस पे कंसंट्रेट करो। 2 ओम का पावर निकालना है तो 2 ओम में करंट कितना जाएगा, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो करंट की वैल्यू पता चल गई कितनी? 2 एम्पियर। तो करंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू आर। अब ये आर किसका है? तो पावर आप 2 ओम का लगा रहे हो तो आर भी 2 ओम का रखोगे, तो यानी 2 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 वॉट इज द पावर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। ये आपके इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। तो ध्यान रखना बच्चे क्या गलती करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम रखी है, लेकिन जब करंट को कैलकुलेट किया है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है वो पूरे सर्किट की रखी है, और पूरे सर्किट का कितना है? 3। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे सर्किट का आपको करंट निकालना था, तब केवल 2 रखोगे तो आंसर गलत आएगा। तो पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रखोगे, लेकिन पावर केवल 2 ओम का निकालना था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी केवल 2 ओम की रखेंगे। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर इसी में हम दूसरे पार्ट का आंसर देखें तो 14 के सेकंड पार्ट का, का। ठीक है, आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, बैटरी 4 वोल्ट की है और इस बार जो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा बैटरी प्लस माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, अब इस बैटरी के साथ 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, 2 पैरेलल में कनेक्टेड है, एक 12 ओम का रजिस्टर और एक 2 ओम का रजिस्टर, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम मान लेते हैं कि ये 12 ओम का है, ये 12 ओम का है और ये 2 ओम का है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है किसके साथ? बैटरी के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अगेन क्वेश्चन में यही बोला है कि 2 ओम का पावर कैलकुलेट कीजिए, कि 2 ओम का रजिस्टर कितना पावर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, है ना। अब आप ये बताओ, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पिछले वाले पार्ट में सीरीज में था, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहां आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अब जो पार्ट में दिया है क्वेश्चन,
उसमें पैरेलल में है, और पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें पोटेंशियल आता हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर बैटरी का पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो 2 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा? 4 वोल्ट। 12 ओम के अक्रॉस भी कितना होगा? 4 वोल्ट। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, और वो पोटेंशियल सेम किसके सेम होता है, किसके इक्वल होता है? बैटरी के इक्वल होता है। तो यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आपको पता चल गया, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल पता चल गया कि 4 वोल्ट होगा। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब आपको पता चल गया कि 2 ओम के अक्रॉस ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, सॉरी, है ना, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? तो आप कहोगे सर जो बैटरी का पोटेंशियल है, यानी कितना? 4 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो V और R दोनों आपके पास है, तो V और R दोनों पास है, तो फिर पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ लगा नहीं सकते। क्यों? फिर आपको करंट निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो है, करंट नहीं है। यहाँ करंट नहीं है, R तो है, लेकिन इस फॉर्मूले में लगाने से आपके पास दोनों डाटा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो वही मैंने कहा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया पावर इजकल टू V² बाई R। V कितना था? जो बैटरी का पोटेंशियल, वही 2 ओम के क्रॉस, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन R कितना है? 2। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 16 का बाई 2, ये आ जाएगा आपका आंसर कितना? 8 वॉट। तो पिछले पार्ट में भी पावर 8 वॉट था, और इस बार भी पावर कितना है? 8 वॉट। पिछले बार भी 8 वॉट था, इस बार भी 8 वॉट है। लेकिन समझ में आया? तो यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? पैरेलल में था तो ये वाला फॉर्मूला लगाया पावर का, और पिछले क्वेश्चन में सीरीज में था तो हमने पावर का I² इंटू R फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो डिपेंड करेगा सारा कुछ क्वेश्चन पे, है ना। पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन, समझना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डाटा हमको दिया है, और फिर कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर जल्दी आ जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आप NCERT के और दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पावर का कंसेप्ट दिया हो। ठीक है, अब देखो एक चीज और हमको समझना है, एक चीज और समझना है कि कभी आपको हो सकता है कि पावर की वैल्यू दी हो, टाइम दिया हो, और आपको एनर्जी पूछे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, जैसे हम लोग बिजली बिल देते हैं तो पैसा जो हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का, हम बिजली यूज़ कर रहे हैं ना, बिजली में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। वो एनर्जी हमारे घर में कौन यूज़ कर रहा है? जितने भी हमारे टीवी AC इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है कैसे निकालोगे? तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने को कहे, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने को कहे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो बताओ? तो जब पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो फिर एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर इनटू टाइम लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कमर्शियल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं कमर्शियल यूज़ की, जब हम बिजली का कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कमर्शियल यूज़, तब आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे? तो पावर आपका किलोवाट में हो जाता है और टाइम हो जाता है आवर में,
और ये जो आपकी यूनिट हो जाती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि बिजली की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, वो किलोवाट इंटू आवर है, जिसे हम 1 यूनिट के बराबर मानते हैं। तो आया कहाँ से? बेसिकली वही फॉर्मूला है, पावर इजकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इजकल टू पावर इंटू टाइम। पावर को हमने किलोवाट में रखा, टाइम को आवर में रखा, तो हमारी एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। ये एनर्जी की यूनिट है, लेकिन कौन से एनर्जी की यूनिट है? कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर का आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको एनसीईआरटी में ठीक है, एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि किलोवाट आवर को जूल में कैसे बदले, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। किलोवाट को वाट में बदला, टाइम को आवर से सेकंड में बदला। ठीक है, तो वाट इंटू सेकंड यानी पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी किस में आ जाएगी? ये जूल में आ जाएगी। तो किलोवाट आवर भी जूल में है, मतलब किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, लेकिन जूल एसआई यूनिट है, जूल भी एसआई यूनिट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि 5 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे या 3 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। तो अगर 1 किलोवाट का पता होगा तभी तो 3 किलोवाट आवर या 5 किलोवाट आवर बता सकते हो, है कि नहीं? चलिए, तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिकल पावर पे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। एक चीज़ और, जब भी क्वेश्चन बल्ब का आता है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पावर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। यानी कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा, तो उसका आंसर है कि जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। और पावर निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ही। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको बहुत सारे बल्ब दिया हो, है ना, और बल्ब में आपको करंट का, रेजिस्टेंस का डाटा दे दिया या पोटेंशियल का डाटा दे दिया, और फिर आपसे पूछे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो जो डाटा दिया है उससे सारे बल्ब का पावर निकाल लो, और जिस बल्ब का पावर ज़्यादा मिलेगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी, जिस बल्ब का पावर सबसे कम होगा उसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम होगी। तो एक कंसेप्ट ये भी आता है एग्जामों में। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल पावर से जुड़े सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो भी क्लियर हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला और डेफिनेशन मेन है, बाकी तो फिर आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ आपका लेक्चर आज का ओवर होता है, लेकिन जाते जाते आपको मैं ये बता दूं कि हमारा उन्नति बैच और निपुण बैच जो हमने क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लॉन्च किया था, दोनों बैच इस समय सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में आप पीछे हो रहे हो, तो आप हमारे इन दोनों बैच में इनरोल होकर अपने क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इस बैच में। ठीक है, उन्नति बैच हमारा जो है पूरे साल भर का बैच है, जिसमें हम एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। डाउट क्लास भी हम ले रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसमें आपको सैम्पल पेपर भी मिलेगा, उसका लाइव सोल्यूशन भी मिलेगा, चैप्टर के वर्कशीट मिलेगी जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, और उसका भी लाइव सोल्यूशन कराएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको ई बुक भी मिलेगा। निपुण बैच में लाइव क्लास नहीं है, यहाँ वर्कशीट है और सैम्पल पेपर है और रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, और इसीलिए इसकी प्राइस भी कम है। तो डिपेंड करता है आपको कि क्या आपको केवल सैम्पल पेपर और वर्कशीट चाहिए, या सैम्पल पेपर वर्कशीट के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन भी चाहिए, ताकि आप पूरे चैप्टर को एक बार हमसे पढ़ सको हमारे बैच में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप हमारे उन्नति बैच में इनरोल हो सकते हो। आपको जो ये बैच है वो अराउंड 1800 में मिल जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ प्राइस देख रहे हैं, आपको
जाना होगा अड्डा 24/7 ऐप पे, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और निपुण और उन्नति बैच का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे, सीधे ऐप के इस पेज पे चले जाओगे, वहाँ कोड अप्लाई करना, फिर बाय नाउ करके आप जब कोड अप्लाई करोगे प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में पूरे साल भर का ये बैच मिल रहा है। इसमें जो लेक्चर पहले हो चुके हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको कोड अप्लाई कीजिए और आप इसमें इनरोल हो जाइए और अपनी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अगर अभी चूक गए तो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही प्यारी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ऐसे वीडियो बनाकर मैं देता रहूँगा ताकि आपके कंसेप्ट टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें और आप बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेसफुली क्या कर सकें, टॉपर बन सकें, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे उसके पहले प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।